लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो स्टॉक फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड है उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। हम सब ने एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी होती है जहाँ पे फास्ट फास्ट में एक आदमी बोल के जाता है, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग केयरफुली। वो मतलब बताना चाहता है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट दैट्स अ रिस्की ऑप्शन। ओके, अगर मार्केट या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, देन टू पब्लिक इतनी क्रेजी क्यों है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे? कहाँ ना कहाँ पे रिस्क अगर ज़्यादा है, अगर पब्लिक को रिस्क फ्री अप्रोच अप्लाई करना है तो एफ डी आर डी में इन्वेस्ट कर दे, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दे, जहाँ पे उनको टेंशन फ्री होके कमाई कमाई मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न विच इज़ मच मोर हायर देन द रिस्क फ्री। मतलब पब्लिक की साइकोलॉजी समझे, अगर रिस्क डाल रहे हैं तो उनको ये पता है कि जो एफ डी आर डी या रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग तो उससे ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आप एक इस बात से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो पब्लिक की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है? जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है एटलीस्ट मुझे स्टॉक वो कमा के देगा। मेरी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा है। मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन कैन बी एनीथिंग, बट मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो रिस्क फ्री है एटलीस्ट उतना तो मुझे स्टॉक कमा के देगा। तो हम लोग जो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड की जो कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करते हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, हम लोग ये मिनिमम एक्सपेक्टेशंस को बेस रख के निकालते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन एज इफ जो हम लोग एफ डी आर डी में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन मार्केट इज टुडे फॉर 10%, और आज अगर ए बी सी कंपनी को फ्यूचर्स की वैल्यूएशन निकालनी है एक साल के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, ए बी सी लिमिटेड का जो स्टॉक है इट्स ट्रेडिंग फॉर 100 रुपीज़। इफ इट्स ट्रेडिंग फॉर 100 रुपीज़ एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि क्यों हम लोग मिनिमम एक्सपेक्टेशन पे के बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। तो जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है हम लोग उसे ऐड करेंगे। सो आफ्टर 1 year यू आर assured to get 10 rupees from the stock, so the valuation will be 110 and cumulative। अगर हम लोग इसके बाद अगर फिर से अगर ये स्टॉक में सपोज टेकिंग एन एग्जांपल कि कोई डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और 10% यानी 11 रुपीज़ ये स्टॉक कमा के देगा। इन थर्ड ईयर स्टॉक की वैल्यूएशन विल बी 121। ये जो मैंने कैलकुलेशन की दैट इज़ नथिंग बट कंपाउंडिंग इफेक्ट। मतलब और जो एफ डी आर डी में इन्वेस्टमेंट होता है, हमें पता है 6-7 स्टैंडर्ड में हमने जो कंपाउंडिंग सीखा था, हमने पता था कि जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लस उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ कंपाउंडेड, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है। इसी तरह जो हम लोग जो स्टॉक की जो फ्यूचर की जो वैल्यूएशन निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको देंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट, जैसे हम एफ डी आर डी में देते हैं। मतलब कहाँ ना कहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेस जो आज का प्राइस है स्टॉक का प्लस उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सिंपल केस। अगर सिंपल केस प्लेन वैनिला, मतलब द स्टॉक इज, मतलब कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो जो आज की प्राइस है, हमने बचपन में फॉर्मूला सीखी थी कंपाउंडिंग की, प्रिंसिपल 1+r⁻n। ओके, ये जो p है दैट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको फ्यूचर की प्राइस निकालनी, आज की स्टॉक की प्राइस में हम लोग कंपाउंडिंग देंगे। वो मैंने बताया आपको कैसे। मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट दे दिया 1+r⁻n। अगर एनुअली हो रहा है, अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो वही, मतलब जो आज की प्राइस है उसमें 2 महीने दो टर्म्स का इंटरेस्ट करेंगे। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इज 10%, तो यहाँ पे 1.10 हो जाएगा, यहाँ पे का 1.05 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.025 हो जाएगा। ये तो हम सबको पता है। वॉट इफ़ द कंपाउंडिंग अगर मंथली बेसिस पे की जाती है, तभी हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वी विल डिवाइड बाय 12 इंटू जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो टर्म।
ये तो बेसिक हमने जो बचपन में 6-7 स्टैंडर्ड में भी सीखा था। अगर कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे की जाती है तो उसकी फॉर्मूला होती है जो आज की प्राइस है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू ई रेज टू आर टी, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इनडेफिनेट होती है। एक्सपोनेंशियल की जो हम लोग को वैल्यू लेनी है यहाँ पे अप टू 4 टर्म्स इज 2.7183। इट कैन एक्सटेंड और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन बेसिक में हम लोग अगर सम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये लेना पड़ेगा 2.7183, एंड आर इज फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10%, तो हम लोग क्या करें 10 डिवाइड बाय 100। जैसे हमने ऊपर आर को लिया था 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.1। 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू फिर 1 डिवाइड बाय 100। तो इसमें भी ऐसे होगा। जो अभी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाय 100 यानी 0.1। 20% है तो 0.2, 30% है 0.30, 35% है 0.35। एंड द टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम इज फॉर नंबर ऑफ डेज। इसकी जो कैलकुलेशन है डेली बेसिस पे हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज लेने हैं। अगर 62 महीने हैं तो 60 और 61 डेज डिवाइड बाय 365, और अगर 3 महीने 90, 91 और 92 डेज डिवाइड बाय 365 है। 6 महीने 180, 181 और 182 डेज डिवाइड बाय 365। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में इसमें कैलकुलेशन होता है बिकॉज वी आर कंपाउंडिंग द सेम थिंग ऑन डेली बेसिस। ओके, अभी मैंने आपको प्लेन वैनिला केस तो बता दिया। प्लेन वैनिला केस मतलब क्या, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो मतलब हमको मिनिमम एक्सपेक्टेशन पे कैलकुलेशन करना है, दैट इज वी हैव टू ऐड। अगर सपोज हम लोग क्या समझेंगे कि हमने एफडीआरडी में इन्वेस्टमेंट किया है, 100 रुपये का स्टॉक है, तो कल जाकर मुझे एटलीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना एफडीआरडी में वो कमा के देगा। ये यहाँ पे हमारी फ्यूचर की प्राइस की कैलकुलेशन हो जाती है, मतलब कल की प्राइस विल बी 110 बेस्ड ऑन द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हमको मार्केट के दूसरे वेरिएबल्स नहीं पता है, मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा, बट हमें मिनिमम एक्सपेक्टेशन पता है कि जो एफडीआरडी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मुझे उतना कमा के देगा कम से कम। इसलिए हमें सिर्फ ये चीज़ पता है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन पता है, तो हम लोग आज की प्राइस में मिनिमम एक्सपेक्टेशन का कमाई जोड़ देंगे। दैट विल बी योर फ्यूचर प्राइस, दैट इज नथिंग बट योर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 100 प्लस 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ एनीथिंग एज पर द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, योर फ्यूचर प्राइस विल बी डिसाइडेड। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? डिफिकल्टी आती है जब डिविडेंड दिया रहता है। डिविडेंड की कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। जब डिविडेंड दिया था, जो डिविडेंड होता है वो हमारी कमाई से दिया जाता है, हमारे प्रॉफिट से दिया जाता है। वो प्रॉफिट कम हो गए तो आगे जाके ग्रोथ की कैपेसिटी कम हो जाती है। कैसे? अभी ये एग्जाम्पल से देखें। सपोज अभी 100 रुपीज़ मार्केट में शेयर का प्राइस है, उसके ऊपर मेरी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है 10% की। ओके, सो मुझे 10 रुपीज़ की अर्निंग होगी। एट द एंड ऑफ ईयर 1 द प्राइस विल बी 110। एट द एंड ऑफ ईयर 2 मुझे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की कमाई होगी, दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी सेम 11 रुपीज़, 10% ऑन 110। सो एट द एंड ऑफ ईयर 2 माई द शेयर प्राइस विल बी 121। यही अगर मैं डिविडेंड देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ आया, 10 रुपीज़ की कमाई हुई, 110 हुआ, 5 रुपीज़ डिविडेंड में दे दिया, 105। 105 के ऊपर अगर मैं सेम 10% की अर्निंग कैलकुलेट करता हूँ, दैट कम्स टू 10.5, और एट द एंड ऑफ ईयर 2 द प्राइस विल बी 115.5। ओके, सो जैसे आपने देखा यहाँ पे 121 है विदाउट डिविडेंड, और यहाँ पे 115.5 है विथ डिविडेंड। यानी डिविडेंड से कहाँ ना कहाँ पे शेयर की ग्रोथ कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें डिविडेंड को लेस करना चाहिए। अभी इसे मैं अकाउंटिंग के एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। अभी सपोज़ ये मेरी बैलेंस शीट है, मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरे पास कैपिटल आया तो मैंने फिक्स एसेट लिए, मैंने बिज़नेस किया, मैंने क्रेडिट में बिज़नेस किया, डेटर बढ़ेंगे, और कैश सेल किया तो कैश बढ़ेगा। ओके, फिर मेरे पास प्रॉफिट जमा होता है, फिर मैं प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड करता हूँ। अगर प्रॉफिट यहाँ पे आता है, फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक्सेस कैपिटल है, फिर से मैं नया फिक्स एसेट लूँगा, फिर और डिबेंचर्स बढ़ेंगे और कैश बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरी जो मैं एक ही सेम पोजीशन पे रहूँगा। मेरी जो बैलेंस शीट की वैल्यू है सेम टू सेम चलती आएगी, ना नीचे होगी ना ऊपर होगी।
इसलिए डिविडेंड को लेस किया जाता है। अभी हम ये तो समझ है कि डिविडेंड को लेस करना चाहिए, लेकिन तकलीफ कहाँ पे आती है। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, ABC कंपनी है। ABC कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3 महीने बाद और फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है 4 महीने बाद। यानी कि मुझे ये यहाँ अभी का प्राइस मुझे पता है, 4 महीने बाद की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये डिविडेंड साला बीच में अटक गया, बीच में 3 महीने बाद। तो लेकिन कैलकुलेशन ऐसे तो नहीं की जाएगी, कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसको, ये डिविडेंड को या तो मुझे यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ से लेके आके फिर मुझे जो आगे की वैल्यू है वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, यानी स्टार्ट और एंड पॉइंट। डिविडेंड शुड आइदर बी एट स्टार्ट और एंड, तब जाके कैलकुलेशन फैसिलिटेट हो पाएगी। अभी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले मैं फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, मैं जो डिविडेंड की वैल्यू है 0 से लेकर 3 मंथ्स तक कैलकुलेट करूँगा, और 0 से लेकर 4 मंथ्स तक कैलकुलेट करूँगा। फिर ये जो आएगा, ये आंसर आएगा, इसमें से मैं ये लेस कर दूंगा, तब जाके मुझे सिर्फ ये बीच का पार्ट मिलेगा, और फिर इस बीच के पार्ट को मुझे ऊपर से माइनस करना पड़ेगा। जबकि लेकिन जो दूसरा वे है, दूसरे वे में मुझे जब भी डिविडेंड को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा 0 पे, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, जो सेकेंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे मुझे इस डिविडेंड को पीछे लेके आना पड़ेगा, 0th पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिविडेंड को पीछे लेके आऊँगा 0th पोजीशन। वो कैसे करूँगा, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और वो वाले एग्जाम्पल पे मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा था। डिविडेंड की यहाँ से 4 महीने बाद की फ्यूचर वैल्यू और 3 महीने बाद की फ्यूचर वैल्यू निकाल के फिर जो ऊपर का फ्यूचर वैल्यू आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या आऊँगा, यहाँ पे मेरा एक स्टेप, 2 स्टेप ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो 3 महीने बाद डिविडेंड मिलने आना उसकी बैक कैलकुलेशन करूँगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, फिर जो ये 3 महीने बाद जो हमको मिलने वाला है उसको फिर ये स्पॉट से लेस कर दूंगा, तो मेरा नॉर्मल स्पॉट, फिर उसके बाद तो नॉर्मल जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो चलती रहेगी। यानी मुझे डिविडेंड को कैसे लेस करना प्रेफरेबल रहेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, अगर डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यू दिया गया है तो। ओके, सो स्टेप नंबर 1 विल बी टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। स्टेप नंबर 2 विल बी टू फाइंड दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो है हमें उसे स्पॉट से लेस करना है। और स्टेप नंबर 3 में जो हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो करेंगे। सो यानी कि इफ़ आई हैव द स्पॉट नेट ऑफ डिविडेंड, तो उसके ऊपर मुझे नॉर्मल फिर जो कैलकुलेशन है वो करते रहनी है। डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है लोगों को, जब भी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है और फॉर्मूला जो ये वैल्यूएशन ऑफ इसमें दी जाती है फ्यूचर्स में, तो वहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अभी मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड तो पता है, अभी मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 महीने का टाइम यानी 90 डेज का टाइम ले रहा हूँ मैं अभी। ओके, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड 10 रुपीज़ था मेरे एग्जांपल में, 3 महीने बाद मिलने वाला था। प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी थी, और मुझे कंपाउंडिंग की फॉर्मूला पता है, ई रेस टू आर टी। ई इज इक्वल टू 2.780। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है 10%, तो 0.10 आर आ जाएगा। टी होगा, मैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन ये जो टी है, जो टाइम है फॉर द ईयर, मैं 360 डेज कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं अगर ये कैलकुलेट करूँगा, ई रेस टू 0.10 इंटू 90 डिवाइड बाई 360, दैट कम्स टू ई रेस टू 0.025। दैट इज़ नथिंग बट, अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ, 1.02531। ओके, अभी मुझे फ्यूचर वैल्यू तो पता है और प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है। ई रेस टू आर टी की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, 1.02531 ओके। सो 10 डिवाइड बाय 1.02531 इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ओके, तो अभी मैं इसकी अगर निकालता हूँ, 10 डिवाइड बाय 1.02531, that comes to 9.75. So the present value of your dividend is 9.75. फिर स्पॉट से मैं 100 का अगर स्पॉट है, स्पॉट से मैं 9.75 लेस कर दूंगा, उसके ऊपर नॉर्मल कैलकुलेशन करूंगा। दैट्स इट, सिंपल, बहुत अगर simple मैं इसको ही अगर मैथमेटिकली लिखूं, तो दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू
डिवाइड बाय ई रेस टू आर टी। ये जो ई रेस टू आर टी है, अगर मैं इसे फ्यूचर वैल्यू इंटू ई रेस टू माइनस आर टी लिखूंगा तो भी मतलब सेम रहता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखा जाता है। लोगों को क्या होता है कि ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत आ जाती है। ओके, मैंने अभी आपको सिंप्लीफाइड करके दिया। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, जो आपकी डिविडेंड है दैट इज प्रिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, अगर आज का प्राइस 100 रुपये है और कंपनी ने 5% डिविडेंड यील्ड दी है, मतलब जो डिविडेंड है दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आज के प्राइस के ऊपर वही डिविडेंड यील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब 100 रुपये का प्राइस है, 5% डिविडेंड, दैट डिविडेंड विल कम आउट टू 5 रुपीज़। अगर आज का प्राइस 110 है तो आपका डिविडेंड विल बी 110 इंटू 5%, दैट विल 5.5। 120 है, 120 इंटू 5% इन दैट इज 6 रुपीज़। अगर आप गौर से देखिए तो कहाँ ना कहाँ पे हमको ये बात पता है, जो डिविडेंड यील्ड आ जाता है तो वो डिविडेंड यील्ड 3 महीने बाद भी वही रहेगा, 4 महीने बाद भी वही, 5 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी। लेकिन जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस था। ये वाले केस में टाइमिंग डिफरेंस आने की चांसेस है ही नहीं, क्योंकि जो डिविडेंड यील्ड है दैट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द टर्म्स, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ही महीने के बाद हो। यानी अगर मुझे फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है 4 महीने बाद, तो डिविडेंड यील्ड की वैल्यू मैं 4 महीने बाद निकालूंगा। वहाँ पे यहाँ पे मतलब मगजमारी कम हो गई, मेरा टाइमिंग सेम हो गया, टाइमिंग सेम। और दूसरी बात देखिए, जो आपको डिविडेंड यील्ड के बेस पे डिविडेंड निकालना है, वो जो आप कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड, दैट विल बी योर कैलकुलेटिंग ऑन टुडेज प्राइस। और जो हम लोग रेट ऑफ कमाई थी वो भी किस में कर रहे थे, आज की प्राइस के ऊपर कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, तो फिर जाके फ्यूचर की वैल्यू निकाल रहे थे। मतलब आज की वैल्यू भी सेम है, उसके बाद मेरा टाइमिंग भी सेम है। सबसे सिंपल थिंग मैं करता हूँ, क्यों ना मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही ये डिविडेंड कम कर दूँ, क्योंकि जो मेरी रेट ऑफ अर्निंग है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो मेरी डिविडेंड है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन परसेंटेज, इन दोनों को कम कर दूँ तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसलिए ये जब डिविडेंड यील्ड होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप करना रहता है, जो रेट ऑफ अर्निंग है दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, उसमें से डिविडेंड कम कर दो। डिविडेंड क्यों कम करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिविडेंड कम करना है, डिविडेंड परसेंटेज से परसेंटेज कम कर दो, जो रेसिडुअल रहेगा दैट विल बी अ ग्रोथ अर्निंग, उसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट दे दो, खत्म हो गया, आपका फ्यूचर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स द समरी, यहाँ पे मैंने आपको एक समरी बना के दी है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दें, फ्यूचर रेफरेंस में आपको बहुत काम आएगा। If no dividend is given, simple case compounding annually, compounding half yearly, compounding quarterly, compounding continuously, or compounding monthly basis पे। If dividend is given in terms of fixed value, spot में से हम लोग present value of dividend less कर देंगे, उसको फिर net of dividend जो spot आएगा उसमें हम लोग compounding effect देंगे। ओके, अगर वो डेली बेसिस पे है तो ई रेस टू आर टी, अगर वो कंपाउंडिंग नॉर्मल बेसिस पे है तो 1+r/t। और अगर फ्यूचर की वैल्यू इफ डिविडेंड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सिंपल और कुछ नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से डिविडेंड की परसेंटेज खत्म कर दो, बाकी माथा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे उन्हें अप्लाई किया जाता है। टिल टाइम, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे अहेड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।